नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 26 प्रस्ताव पास किए गए और इस दौरान सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और अब अग्निवीरों को सेवा काल पूरा होने पर समूह के जो वर्दीधारी पदों हैं उसकी सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या फिर स्थायी निवासी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी और इसके साथ ही सरकार ने धर्मांतरण कानून और सख्त करने के लिए कानून में कुछ संशोधनों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। एक्ट में संशोधन कर सजा को 10 साल से बढ़ाकर अब 14 साल कर कुछ मामलों में 20 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माना राशि को 50,000 से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। आज माननीय मंत्रिमंडल की तो चलिए आपको बताएंगे कैबिनेट बैठक के क्या कुछ प्रमुख निर्णय रहने वाले हैं। अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली जो है वो 2025 की जो नियमावली है उसको मंजूरी मिल गई है और उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिल चुकी है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि उत्तराखंड वित्त सेवा के अंदर भी संशोधन हुआ और ये नियमावली भी अब मंजूर हो चुकी है। वहीं पर उत्तराखंड पशुपालन विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2025 का प्रख्यापन जो है वो भी देखने को मिला है और लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा भी मिलने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि नैनबाग के सर्कल रेट पर अब मुआवजा मिलेगा, लोगों को ये राहत होगी और कुछ प्रमुख निर्णय है जिस तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं और वहीं पर दूसरी तरफ विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि STI नीति 2025 भी मंजूर हो चुकी है। तो ये इस कैबिनेट बैठक के अंदर कई प्रमुख निर्णय लिए गए हैं जिसमें से एक ये भी है कि उत्तराखंड परियोजना विकास और निर्माण निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा और पुनर्गठन के साथ साथ ग्राम्य विकास विभाग के जो प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली जो कि 2011 की थी उसमें भी संशोधन को अब मंजूरी मिल चुकी है। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई जिसमें 26 प्रस्ताव आए थे जिस पर माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून नगर निगम के अंतर्गत केदारपुरम में योगा पार्क और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने AI चैट बॉट निगम सारथी लॉन्च किया और हरित नीति के डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो है वो रुद्राक्ष का पौधा रोपा जो कि सरकार द्वारा चलाए गए पौधारोपण अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र देहरादून के अंतर्गत इस वर्ष रोपा गया और 1 लाखवां पौधा भी ये जो है वो देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सम्मान सेनानियों और साथ ही साथ निरीक्षकों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति के लिए सामूहिक शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारपुरम में आधुनिक योगा पार्क के जरिए हम राजधानी देहरादून में स्वस्थ, खुशहाली और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठा रहे हैं। ये योगा पार्क आने वाले समय में शहरवासियों के लिए न केवल आकर्षण का केंद्र बनेगा बल्कि स्वास्थ्य, फिटनेस सहित सामाजिक गतिविधियों का भी एक प्रमुख केंद्र होगा। सबसे बड़ा योगा पार्क और इसके साथ 2 अन्य पार्क भी आज लोकार्पित हुए हैं। निश्चित रूप से इस पार्क के लोकार्पित होने से जहां लोगों को आज जो हमारी बहुत भाग दौड़ की जिंदगी है उस जीवन शैली में लोगों को योग के लिए, व्यायाम के लिए, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया है। बच्चों को खेलने के लिए भी अच्छा स्थान है, सामाजिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा स्थान है और ये हमारे प्रयास है, हमारे नगर निगम के प्रयास है, माननीय विधायक जी के प्रयास हैं, सरकार के प्रयास और हम देहरादून को एक आदर्श शहर बनाना चाहते हैं
एक स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। उस दिशा में आज लोकार्पित होने वाले कार्य आने वाले समय में निश्चित रूप से देहरादून शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। हम इसी प्रकार देहरादून के अन्य क्षेत्रों का विकास हमारे प्रस्तावों में है, उनको भी हम आगे बढ़ाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं, छात्र छात्राओं, महिलाओं और बच्चों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज के साथ तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। सीएम ने उपस्थित लोगों का उत्साहवर्धन किया, विशेषकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ भी किया। राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के बीच में मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं पर सीएम ने युवाओं का अभिनंदन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। तिरंगा यात्रा को देखकर लग रहा था कि देहरादून की सड़कों पर समूचा भारत उमड़ पड़ा है। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल और संस्थानों पर तिरंगा पूर्ण सम्मान और गौरव के साथ फहराएं। वहीं पर स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों को स्मरण कर नमन करें। तो चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे। 18 अगस्त से 22 अगस्त को विधानसभा सत्र आहूत किया गया है, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में संचालित होना है। लेकिन मॉनसून सत्र में संशय के बादल तब घिरने लगे जब उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर आपदा आ रही है, सड़कों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। वहीं इस तरीके के कयास भी लगा रहे थे कि सत्र की तारीख है या तो आगे बढ़ेगी या फिर सत्र जो है वो राजधानी देहरादून में संचालित किया जा सकता है। लेकिन आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में ही आहूत किया जाएगा। देखिए, यह सत्र भरारी सैन में घोषित है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सत्र है वो भरारी सैन में ही होगा। और धराली में जिस तरीके से जो आपदा आई है वहाँ पर कितना, और जिस तरीके से जो कितना नुकसान जो है वो हुआ है? देखिए, नुकसान आपको मालूम है, 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, इन्होंने पूरी असिस्टेंट इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और वहाँ पे फिर रिहैबिलिटेशन का काम कैसे चलाया जा सके। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों को प्राथमिकता के साथ खोलने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बुधवार को हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में URDA की समीक्षा बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने PMGSY के अंतर्गत बरसात में हुई क्षति और बंद सड़कों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री जोशी ने कहा कि बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। उन्होंने बरसात से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों और पुलों के पुनर्निर्माण के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, ये भी उन्होंने कहा। वहीं पर विभागीय मंत्री जोशी ने निर्देश दिए कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ग्रामीणों को मौसम खुलते ही शिविर लगाकर शीघ्रता से वितरित किया जाए और मलबा निस्तारण के लिए उचित स्थानों पर डंपिंग यार्ड की व्यवस्था भी की जाए, ताकि सड़कों की बहाली के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे। इस बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि भारी बारिश के कारण गढ़वाल क्षेत्र में 106 सड़कें बंद हुई हैं। वहीं पर इन पर 92 JCB मशीनें लगाई गई हैं, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में बंद 30 सड़कों को खोलने के लिए 32 JCB कार्यरत हैं। पूरे प्रदेश में इस समय कुल 136 सड़कें बंद हैं, जिन्हें युद्ध स्तर पर खोलने का कार्य जारी है। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत PMGSY की सड़कों, पुलों और अप्रोच रोड से जुड़े निर्माण कार्यों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
जनपद पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के सांझी गांव में हाल ही में आई आपदा के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवारों का सुरक्षित विस्थापन किया जाएगा और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। राशन और गैस की व्यवस्था कर दी गई है और बिजली और पानी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की जा चुकी है। देखिए, जो पिछले दिनों जिस प्रकार से आपदा आई है और वास्तव में यहाँ आके पता लगता है कि कितनी भीषण आपदा आई है, कितनी भयंकर आपदा आई है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों की हानि हुई है, लोगों के संपत्तियों का नुकसान भी हुआ है और सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ और हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, आकलन कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है। हमने सब ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिया है कि इस गांव को जो सुविधा देनी है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से होनी है। अगर जहाँ लाइट की आवश्यकता है, जहाँ सड़क की आवश्यकता है, जहाँ घर बनाने की आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हैं उस सबको पूर्ण किया जाएगा। इस दर्द की घड़ी में, इस पीड़ा की घड़ी में हम पूरे सैंजीवासी और आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबके साथ है। उनको वापस उसी हालत में लाने की जिम्मेदारी हमारी है और आने वाले समय में इसको हम सुचारू रूप से करेंगे भी। पूरे क्षेत्र में आया हूँ और माननीय सांसद जी हमारे साथ में आ रखे हैं। मैंने आज भी सभी जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो लोग विस्थापन करना पड़ेगा उनका विस्थापन किया जाएगा। बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी जो है पूरी अब हम पूरे क्षेत्र में 1 हफ्ते तक हो जाएगी पूरी। राशन की अब कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हो कि बिजली सब जगह बिजली की व्यवस्था पूरी हो गई है और ये पुल भी 16 तारीख तक हमारी लास्ट डेट है कि 16 तारीख तक इसको बनाना है। मुझे लगता है कि 16 तारीख तक या 17 तारीख में यहाँ जो है आवागमन शुरू हो जाएगा। संजी गांव को विस्थापित करने के लिए भी आपने बात की? संजी गांव के विस्थापन के लिए जितने लोग चाहेंगे और जो हमारे भूगर्भ विज्ञान की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उनका विस्थापन किया जाएगा। 20 से 25 करोड़ रुपए की आपने बात की है। मैंने कहा कि जितना भी खर्चा होगा वहाँ वो पूरा सरकार वहन करेगी, चाहे वो बिजली के पोल लगाने हो, चाहे रोड बनाने हो, चाहे रास्ते बनाने हो, चाहे पानी देना हो, जो भी दिक्कत वहाँ होगी पूरी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के पदमपुर स्थित सुंदरियाल वेडिंग पॉइंट में आयोजित जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी गढ़वाल के जो त्रिवर्षीय जनपदीय अधिवेशन है उसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। विधायक कोटद्वार के कार्यक्रम में पहुंचकर विकासखंड डुगडा के अंदर प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, उनके ज्ञान का भंडार जो है वो समाज में रहकर समाज हित के कार्यों में हमेशा सकारात्मक रहता है। आज मैं हमारा जो जूनियर हाई स्कूल का जो शिक्षक संघ है पौड़ी का, उसमें मैं पहुंची हूँ और यहाँ पर सभी शिक्षकगण पहुँचे, साथ ही साथ आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे जिला पौड़ी के जो संघ के लोग बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे किया, जहाँ एक तरफ उन्होंने जो हमारे अभी जो शिक्षक रिटायर हुए उनका सम्मान हुआ, वहीं अपनी बातें भी रखी, किस तरह से शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से शिक्षक जो है उनको और सुविधाएं दी जाए, इस पर यहाँ पर बात हुई। बहुत ही अच्छा एक समारोह है जहाँ उत्तराखंड के सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज का एक वीडियो जो है वो सामने आया है और ये वीडियो सीतापुर सोनप्रयाग का बताया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को बैरिकेड लगाकर जब पुलिस ने रोका तो पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच में तकरार शुरू हो गया। देखते ही देखते श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि भीड़ से कुछ श्रद्धालु बैरिकेड तोड़कर धाम की तरफ जाने लगे। इसके बाद पुलिस ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज कर दिया। सोनप्रयाग से आए इस वीडियो के बाद देहरादून तक बवाल मच गया और विपक्ष ने इस वीडियो के जरिए राज्य सरकार की 4 धाम या फिर यात्रा के लिए किए गए इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कैसे पुलिस ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया। इस मामले को लेकर रुद्रप्रयाग के एसपी अक्षय
कोंडे का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रा को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है और फिर भी कई यात्री ऐसे हैं जो किसी न किसी माध्यम से सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं। इसके चलते सोनप्रयाग में यात्रियों की भीड़ अब बढ़ने लगी है और इसके लिए पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। को बताना चाहिए कि जो यात्री हमारे यहाँ आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं, उनके ऊपर अगर सोनप्रयाग में लाठीचार्ज किया गया है तो वो कैसे हुआ? क्या आपने ये नहीं कहा था 4 धाम यात्रा के पहले कि व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा? मगर अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपने यात्रियों को पहले नहीं बताया कि वो केदार बाबा के द्वार तक नहीं जा सकते, तो ये आपकी गलती है, आपकी कमी है। केवल वोटों की राजनीति करने से बाज आइए मुख्यमंत्री जी। ये जरूरी है कि व्यवस्थाओं को ठीक करें और जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उनका सम्मान करें, उनकी जीवन की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। लाठीचार्ज का मतलब चोटें आपने दी है, उन पर आघात आपने। रेड अलर्ट है और हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है जनपद में। कल भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे यहाँ पे, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, बाकी लोगों को चोट लगी थी। इसी के तहत जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए यात्रा पे रोक लगाई थी और जो कल तक भी इफेक्टिव है। उसके बावजूद जनपद में अलग अलग जगह पे बैरिकेड लगाने के बावजूद भी लोग, जो यात्री हमारे लोकल्स के लिए अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं। पूरा रोड है वो रेड जोन में है, क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं, भारी बारिश हो रही है, इसलिए वहाँ जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। जो दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं हो सकता है उनको इसकी जानकारी ना हो, इसलिए पुलिस की जो ड्यूटी है वो उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाना और सुरक्षित उनको रखना और उनको सुरक्षा देना, ये पुलिस की। तो चलिए, खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।